अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था उपागम या व्यवस्था सिद्धांत या इंग्लिश में सिस्टम अप्रोच, इसके बारे में हम आज इस वीडियो नोट के माध्यम से अध्ययन करेंगे, इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय AK यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये आपके लिए बेहतरीन टॉपिक, जिसे आप समझ सकेंगे और अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसके अंदर आप इसे अच्छे से काम में ले सकेंगे। चलिए दोस्तों देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था उपागम, इससे पहले वाले वीडियो नोट यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। व्यवस्था उपागम में आपको एक शब्द जो हाईलाइट हो रहा है, ये है व्यवस्था। व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं? सिस्टम कह देते हैं इंग्लिश में। अब दोस्तों, ये जो व्यवस्था शब्द है, इसका डायरेक्ट ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले व्यवस्था शब्द का प्रयोग हुआ था बायोलॉजी में। किसमें? बायोलॉजी में इसका प्रयोग किया था दोस्तों लुडविग वॉन बर्टलेम्फी ने। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो शब्द है, ये और विषयों की तरफ भी बढ़ने लगा। जैसे फिर ये समाजशास्त्र में भी जुड़ गया, उसके बाद में ये मनोविज्ञान में भी इसका प्रयोग होने लगा। समाजशास्त्र से इसे राजनीति शास्त्र में इसको अपना लिया गया। राजनीति शास्त्र में इसके अध्ययन में जो सबसे बड़ा योगदान दे रहे थे वो थे डेविड ईस्टन और ग्रेबियल आमंड, इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद में राजनीति शास्त्र के बाद में इसका प्रवेश होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस विद्वान ने इसका प्रयोग किया वो है मार्टिन कापलान। को है मार्टिन कापलान। तो इस सिद्धांत को विशेषतः यदि देखा जाए, क्योंकि डेविड ईस्टन राजनीति शास्त्र में इसका प्रयोग कर रहे थे, तो इस सिद्धांत को व्यवहारवाद से विकसित हुआ माना जा सकता है। व्यवस्था नहीं, व्यवहारवाद से विकसित हुआ माना जा सकता है। यदि आपने मेरे पुराने वाले राजनीति विज्ञान के वीडियो नोट देखे हैं जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे, RPSC फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे आपके लिए वो डाले गए थे, जिसमें हमने व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी इन चीज़ों को अच्छे से समझा था। तो डेविड ईस्टन का नाम वहाँ पे हाईलाइट था। तो डेविड ईस्टन ने यहाँ पर व्यवहारवाद के संबंध में इसका प्रयोग किया। तो इसे हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के फलस्वरूप ही राजनीति शास्त्र में इस सिद्धांत का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इस शब्द के बारे में हमारी बातचीत हो गई और इस विषय के बारे में। दोस्तों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत को व्यवहारवाद के फलस्वरूप माना जाता है। इसको मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, व्यवहारवाद के फलस्वरूप इसको विकसित माना जाता है। किसके अंतर्गत? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग डेविड ईस्टन व ग्रेबियल आमंड के द्वारा किया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग मार्टिन कापलान के द्वारा किया गया। इसलिए कापलान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का क्या कह देते हैं? जनक कह देते हैं। प्रश्न ऐसे निकलते हैं धड़ाधड़, आपको ध्यान रखना चाहिए। बस मैं वन लाइनर लेके आऊँगा तब तो आपको बताऊँगा ही, लेकिन आपको भी ये चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो कापलान को या मार्टिन कापलान को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इस उपागम के तहत, व्यवस्था उपागम के तहत, व्यवस्था सिद्धांत के तहत क्या माना जाता है कि किसी भी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आया परिवर्तन उसके व्यवहार में आए परिवर्तन के फलस्वरूप ही होता है। देखो, इसमें एक सीधी सी बात ये कही गई है कि जब कोई राज्य है वो अपने बिहेवियर में चेंज करता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। मतलब यहाँ पर उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो भी चेंज कर रहा है राज्य के हिसाब से, वो उसके किसमें? उसके व्यवहार में आए परिवर्तन के फलस्वरूप ही होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन का कारण कुछ भी हो सकता है। इस उपागम द्वारा इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात सुनो, यहाँ पर राज्य ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन किया या फिर राज्य के व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब इन परिवर्तनों को समझने के लिए इस व्यवस्था सिद्धांत का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब किसी राज्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या उसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि राज्यों के व्यवहार गतिशील होते हैं। राज्यों के व्यवहार और व्यवस्था दोनों क्या होती हैं? गतिशील होती है, हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती। व्यवहार बदला, व्यवस्था बदली, व्यवस्था बदली, व्यवहार बदला, ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब व्यवहार का परिवर्तन किस कारण से है? ये कारण कोई भी हो सकता है। तो इन व्यवस्था परक उपागमों के द्वारा इन परिवर्तनों को समझने के प्रयास किए जाते हैं। अब ये प्रयास क्यों किए जाते हैं ये भी आप सुन लीजिए। इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है, मुख्य जो पॉइंट होता है इन परिवर्तनों को समझने का, उसमें किसी भी राज्य के व्यवस्था का अतीत और उसका वर्तमान, उसका और उसका भावी स्वरूप को पहचानने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। क्या तो उसका अतीत था, कैसा व्यवहार था, वर्तमान में उसका कैसा व्यवहार है, अब आगे उसका कैसा व्यवहार होने वाला है, इसका अध्ययन या इस बात का पता लगाने के लिए इसमें प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मार्टिन कापलान ने इस सिद्धांत में अपना योगदान दिया। इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कई प्रतिमानों से इस्टेब्लिश किया। तो उनके कुछ समर्थक भी होते हैं। तो जो समर्थक हैं मुख्यतः उनका नाम ध्यान में रखिएगा, किनिथ वाल्ट्ज, जॉर्ज लिस्का और चार्ल्स मैकक्लेंड। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था उपागम में मार्टिन कापलान इसके जनक कहलाते हैं। लेकिन इसके ये जो विद्वान हैं ये इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। मतलब जो भी कापलान कह रहा है वो क्या है? सही है, हम इसके साथ खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो मार्टिन कापलान के नाम से ही व्यवस्था उपागम को विशेषतया जाना जाता है। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों क्या है, कापलान के अनुसार क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्था को क्या बता दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बता दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट घटक बता दिया गया। मतलब अति महत्वपूर्ण घटक की श्रेणी में डाल दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी में उन्होंने डाल दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निर्णयकर्ताओं की जो भूमिका होती है वो राष्ट्रीय व्यवस्था में उनके द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के अंडर होती है, अधीनस्थ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो जो भी जैसे राष्ट्रीय हित का विचार जो हम शुरू से लेकर आ रहे हैं वो यहाँ भी काम में लिया जाएगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले के क्षेत्र में जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो या कार्यकर्ता के जो समूह होंगे, जो समुच्चय होंगे, उनका जो विचार प्रेरित होगा वो किससे होगा? उनका व्यवहार जो प्रेरित होगा वो किससे होगा? हमेशा सर्वदा सदा राष्ट्रीय हित से प्रेरित होगा। किससे होगा? राष्ट्रीय हित से प्रेरित होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको वीडियो नोट अगर थोड़ा भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप इन वीडियो नोट्स को देखने के बाद में कोई भी किताब पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ें बहुत मदद करेंगी। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट मटेरियल की आप बात मत सोचना, कोई भी चीज़ अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, लेकिन आपको उस चीज़ से कितनी मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, यही इस चैनल का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में कार्यकर्ताओं के समुच्चय या संगठन दो प्रकार के सामने आते हैं। पहला देखो दोस्तों, राष्ट्रीय कार्यकर्ता। यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकर्ता का मतलब क्या है? जैसे राज्य हैं हमारे भारत, चीन, अमेरिका। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के सामने हमारे काम आते हैं। अब इसी तरह अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता आसियान, नाटो आदि, आसियान, नाटो आदि, ये जो है ये क्या है? अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य कार्यवाही जिसके द्वारा होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रीय कार्यकर्ता के द्वारा होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में मुख्य कार्यवाही किसके द्वारा होगी? राष्ट्रीय कार्यकर्ता के द्वारा होगी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता के मध्य ही होती है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते समय हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो नेता हैं
उनके व्यवहार का अध्ययन हमें करना चाहिए। ठीक है, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जो भी जिस राज्य से संबंधित हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहे जो नए नए चेंजमेंट हैं, परिवर्तन हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। ये दो बातों का विशेषतः हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें ये हमने आपको बता दिया, मुख्यतः कार्रवाई राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के मध्य ही होती है, इनके बीच ही होती है। मार्टिन कापलान की अब हम बात करें तो इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था उपागम के तहत कितने प्रतिमान दिए गए? तो दोस्तों 6 दिए गए। कितने दिए गए? 6 दिए गए। उनकी कल्पना की गई। उन 6 प्रतिमानों को रखकर राष्ट्रीय व्यवस्था की, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना की है। अब हम उसमें एक एक जो इसके प्रतिमान हैं उनके बारे में आपको बताते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। पहला है दोस्तों शक्ति संतुलन व्यवस्था। कौन सा है? शक्ति संतुलन व्यवस्था। इसके नाम से ही कुछ प्रतीत हो रहा है, ठीक है, कि शक्तियों में क्या रखना है? संतुलन रखना है। क्या रखना है? शक्तियों में संतुलन रखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यदि हम बात करें तो ये जो प्रतिमान है ये दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी में कहाँ पर प्रभावित था? अधिकतर यूरोप में प्रभावित था। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रभावित था। ठीक है, अब यहाँ पर जो शक्ति होती है, राष्ट्रों की जो शक्ति होती है वो विभिन्न पक्षों में क्या होती है? डिवाइड होती है, बटी हुई होती है। विभिन्न पक्षों में डिवाइड होती है, बटी हुई होती है। इस व्यवस्था उपागम या इसके तहत, प्रतिमान के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रों की शक्ति विभिन्न पक्षों में इस प्रकार बटी होती है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को हराने व डराने में सक्षम नहीं होता। यही तो क्या हुआ? शक्ति संतुलन व्यवस्था। देखो, राष्ट्रों की शक्तियां इस प्रकार विभाजित है दोस्तों कि तू शेर तो मैं भी शेर। शेर को शेर ना तो डराएगा, ना धमकाएगा, ना हराने की बात करेगा। ठीक है, अधिकतर एक तरफ शेर हो गया, एक तरफ गीदड़ हो गया तो भाई शेर हावी हो जाएगा, इसके पास पावर ज़्यादा हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इस शक्ति संतुलन व्यवस्था में, इस प्रतिमान में ये कहा गया है कि कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य को हराने धमकाने के किसी भी प्रकार की स्थिति में नहीं होता। ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वो दूसरे राज्य को हरा सके या फिर धमका सके। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? बहुत बड़ी बात कही गई है। अब ये शक्ति संतुलन व्यवस्था किन के बीच में होती है? देखो, जो महाशक्तियाँ होती हैं, जैसे मान लो एवरी टाइम 3 से 4 से 5 महाशक्तियाँ रही हैं, तो उन 4 से 5 पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महाशक्तियों के बीच में ये शक्ति संतुलन के नियमों का पालन होता रहता है। जैसे कोई भी राज्य युद्ध नहीं करेगा, ठीक है, युद्ध को सब एक साइड में रखेंगे। राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। क्या है? राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। और यहाँ पर वो देखा, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तो करेगा, लेकिन क्षमताओं के विकास के बिना हितों की सुरक्षा संभव नहीं है। ये भी बात सही है, ये भी शक्ति संतुलन के अंतर्गत बात की गई है। तो युद्ध की अवस्था में मुख्य शत्रु राज्य का सर्वनाश करने की अपेक्षा युद्ध को रोकेगा। ये भी शक्ति संतुलन की बात की गई है कि युद्ध को क्या करेगा? वो रोकेगा। तो यहाँ पर शक्ति संतुलन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 4-5 महाशक्तियाँ होती हैं ये आपस में ना तो एक दूसरे को हराने की स्थिति में होती हैं, ना एक दूसरे को डराने की धमकाने की स्थिति में होती हैं। ये है आपका शक्ति संतुलन व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। मार्टिन कापलान ने ये 6 प्रतिमान दिए हैं, जिसमें ये दूसरा प्रतिमान है। ओके, इसमें देखो क्या है, इस प्रतिमान में वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी व्यवस्था होती है वो 2 महाशक्तियों के ही चारों तरफ घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है, चारों तरफ घूमती है। ए और बी, ये 2 राष्ट्र हैं, 2 महाशक्तियाँ हैं, 2 राज्य हैं। इनके दोनों चारों तरफ ही घूमती है। अब इनकी शक्ति को सीमित करने के लिए कुछ संगठन होते हैं। जैसे हमारा संगठन है दोस्तों यूएनओ,
ठीक है, यूएनओ। ये इन दोनों महाशक्तियों की शक्ति को सीमित करने का काम करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इन शक्तियों को सीमित करने का काम करेंगे। तो द्विध्रुवीय मतलब दो ही ध्रुव हैं, दो ही महाशक्तियां हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। शीत युद्ध के जो वक्त था उस समय को हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, यूएसए और यूएसएसआर, इसको हम द्विध्रुवीय व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। ओके, अब गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष देशों ने ये किया कि इस द्विध्रुवीय व्यवस्था को थोड़ा शिथिल बना दिया, थोड़ा उसमें ढीलापन ला दिया। क्या ला दिया, ढीलापन ला दिया। यूएनओ जैसी संस्था ने क्या किया, थोड़ा उसमें ढीलापन ला दिया। तो शक्ति संतुलन सिद्धांत से ये व्यवस्था क्या थी, थोड़ी अलग थी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो अधिराष्ट्रीय जो कार्यकर्ता है, मैंने आपको ऊपर जो बताए हैं, राष्ट्रीय कार्यकर्ता से अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता, उनकी भूमिका बढ़ गई और यहाँ पर वो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो 3 प्रकार के सदस्य थे, 2 प्रमुख गुट थे जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी को हम देख सकते हैं, गुट निरपेक्ष देख सकते हैं, और सार्वभौमिक कार्यकर्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्र को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी आपकी शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, कापलान का मानना था कि जो भी इस प्रणाली के अंतर्गत जो भी अंतर्द्वंद का जो अस्तित्व हुआ उसी के आधार पर द्विध्रुवीय व्यवस्था को क्या देगा, जन्म देगा। ये कौन कहते थे, कापलान कहते थे। ओके, शक्ति संतुलन व्यवस्था में हमने आपको अभी बताया था कि युद्ध की तो बात होनी नहीं चाहिए, परस्पर क्या होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, हितों पर कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए। अगर हित आपके अस्थिर हैं तो उनके लिए आपको समझौते कर लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, ये भी कापलान का प्रतिमान है। इसके अंतर्गत कापलान कहते हैं कि दृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, शिथिलता से बिल्कुल अलग। ये कहते हैं कि ये जो प्रतिमान है इसके अंतर्गत महाशक्तियों की शक्ति में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। जो भी महाशक्तियां हैं उनकी शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। जबकि जो अधिराष्ट्रीय जो कारक हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूएनओ बताया, नाम बताया, गुटनिरपेक्ष जो है, ठीक है, इनकी शक्तियों में क्या होगी, कमी होगी। तो ये होगा दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, या फिर ऐसे कह सकते हैं यूएनओ और गुटनिरपेक्ष जो संस्थाएं हैं इनकी बिल्कुल शक्ति शून्य हो जाएगी, ये लगभग ना के बराबर हो जाएंगे, इनकी कुछ भी नहीं चलेगी। तो ये जो व्यवस्था होगी ये कैसी होगी, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। ये क्या होती है, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इस प्रतिमान में उल्टा फिर से होगा, आपके जो जितने भी नेम जो संस्थान है, ठीक है, यूएनओ जो है, इनके नेम जो गुट है यूएनओ जो है, इसकी शक्ति में क्या होगी, फिर से वृद्धि होगी। क्या होगी, फिर से वृद्धि होगी। यूएनओ के दायरे में अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं कौन, सभी राज्य। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सत्ता का केंद्र स्थापित नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सत्ता का केंद्र स्थापित नहीं होता और राष्ट्र व राज्यों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ठीक है, कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी केंद्र स्थापित नहीं होगा सत्ता का। सभी जो राष्ट्र हैं, सभी जो राज्य हैं, उनका अस्तित्व बना रहेगा। ये जो होगा, ये अपनी शक्ति का प्रयोग कौन, यूएनओ की शक्ति में विस्तार होगा, नाम की शक्ति में विस्तार होगा। ये अपनी शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण रूप में करेंगे। किस में करेंगे, केवल और केवल शांति व्यवस्था बनाने में करेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पास शक्ति प्रधानता की संभावना नहीं रह सकती। तो कापलान कहते हैं कि व्यवस्था में स्थायित्व के पूर्व लंबे समय तक अस्थायित्व बने रहने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। थोड़े से टॉपिक जटिल हैं लेकिन आपको ये चीज़ समझनी तो पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ठीक है, जिसे पद सोपानिक भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर इस प्रतिमान में
कापलान कहते हैं कि एक राष्ट्र की शक्ति तो क्या होती है, जैसे ये एक राष्ट्र है, इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और सभी राष्ट्रों ने क्या किया, इसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए, मतलब इसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, इसकी तरफ झुक गए, क्योंकि ये क्या है, पावरफुल है। क्या है ये, पावरफुल है। लेकिन एक राष्ट्र उसके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता। सब तो उसके नीचे आ गए, लेकिन एक उसके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रतिमान स्थापित हो जाते हैं। एक तो हो जाता है दोस्तों आपका सैनिक शक्ति का माध्यम, और दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव का माध्यम। तो मनोविज्ञान प्रभाव का मार्ग अधिक तर्क संगत है। ठीक है, तो ये आपने देखा था सोपानिक व्यवस्था। इसमें क्या, देखिए फिर से समझिए इस चीज को। यहाँ पर एक सार्वभौमिक कार्यकर्ता होगा। क्या होगा, एक सार्वभौमिक कार्यकर्ता होगा, राज्य मान लीजिए। इसका पूरे विश्व के राज्यों पर क्या पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन एक राष्ट्र क्या होता है, इससे बाहर रह जाता है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक या सत्तावादी दोनों प्रकार की हो सकती है। लोकतांत्रिक सोपानी व्यवस्था को गैर निदेशात्मक तथा सत्तावादी सोपानी व्यवस्था को निदेशात्मक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस व्यवस्था में प्रकारात्मक तत्व भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ माने जाते हैं। इस व्यवस्था में अधिक एकीकरण के कारण स्थायित्व की बड़ी मात्रा पाई जाती है, मतलब स्थायित्व अधिक आ जाता है इस व्यवस्था में। लास्ट देखिए इसका दोस्तों, इकाई वीटो व्यवस्था। निषेधाधिकार को वीटो कहते हैं। इस प्रतिमान में क्या होता है, अनेक राष्ट्र परमाणु हथियार शक्ति प्राप्त उन्होंने कर ली। जितने भी राष्ट्र हैं उन्होंने तोप बना ली, मिसाइल बना ली, परमाणु हथियार उन्होंने बना लिए। ठीक है, तो जब परमाणु हथियार उन्होंने बना लिए, मिसाइल बना ली, इसके बाद में जब ये परमाणु हथियार मिसाइल वो बना चुके, किसी भी राष्ट्र के ऊपर हमला करने के लिए उन्होंने जब मिसाइल बना ली, तो इस मिसाइल में वो उन्होंने अपनी परमाणु हथियार या परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, अगर यहाँ पर बहुत सारे देशों ने ये शक्ति प्राप्त कर ली, बहुत सारे देशों ने ये शक्ति प्राप्त कर ली, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, बहुध्रुवीय। क्या बनेगी, बहुध्रुवीय। तो बहुध्रुवीय विश्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुध्रुवीय विश्व बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक देश के पास होता, दो देशों के पास होते, लेकिन ये तो बहुत सारे देशों के पास हो गया। तो बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना यहाँ पर हो जाएगी जब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बढ़ जाएंगे। दो ही प्रकार के राष्ट्र बचेंगे, एक तो वो जिनके पास में परमाणु शक्ति होगी, और एक वो जो गैर परमाणु शक्ति वाले होंगे। ये दो ही प्रकार के राष्ट्र हो जाएंगे और बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना यहाँ पर हो जाएगी। किसमें, इकाई वीटो व्यवस्था में। कापलान के अनुसार ये अंतिम व्यवस्था प्रतिमान है। इसमें जो घातक जो हथियार हैं, शस्त्र हैं, उसका अस्तित्व होगा। राष्ट्र स्वयं नष्ट होने से पूर्व दूसरों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। बिल्कुल सही है, खुद मिटने से पहले दूसरों को मिटाने की वो ताकत रखेंगे। यह व्यवस्था स्थायी स्थिर हो सकती है जब अशांति या समस्याओं के समय राष्ट्र सामूहिक रूप से उस राष्ट्र के साथ खड़े हो जाएं जिसने यह गड़बड़ी फैलाई है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाई है, तो उसके विरुद्ध वो एक साथ जब खड़े हो जाएं तो ही यहाँ पर बचाव संभव है। ठीक है, तो ये है आपका इकाई वीटो व्यवस्था। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब कापलान ने ये वर्गीकरण दिए तो इसमें उनके कई आलोचनाएं भी निकलकर सामने आई। इसके बाद में कापलान ने खुद ही अपने प्रतिमानों में सुधार किया और 4 नए प्रतिमान भी उन्होंने सामने रख दिए। क्या, देखो, इसकी दृढ़ ध्रुवीय प्रतिमान की सर्वाधिक आलोचना हुई। ठीक है, कापलान वहाँ पे कहता है भाई यूएनओ जिससे संगठन है उनकी शक्ति में क्या होगा, ह्रास होगा। लेकिन हम देखते हैं, इतिहास में देखते हैं कि उसकी शक्ति में ह्रास नहीं हुआ। उन्होंने तो अपनी जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभाई और उनकी शक्ति निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस प्रकार से उसके जब इन प्रतिमानों का
आलोचना होने लगी तो उनको ये खुद ही महसूस हो गया कि भाई मेरे जो ये प्रतिमान है ये सही फिट नहीं हो रहे। क्या कापलान को यह लगने लगा कि उसके द्वारा प्रतिमान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेल नहीं खा रहे, तो उन्होंने 4 नए प्रतिमान भी दिए। वो 4 नए प्रतिमान कौन से हैं वो भी सुन लीजिए। दोस्तों मैं पूरा पसीने में भीग चुका हूँ आपके लिए वीडियो नोट बनाने के चक्कर में। अब आप मेरी इस पसीने की कीमत किस प्रकार से अदा करते हैं वो आपके ऊपर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई कमी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था जो 4 नए प्रतिमान दिए उसके अंदर है ये। इस प्रतिमान में दोनों महाशक्तियों की शक्ति में तो कमी आएगी, जबकि यूएनओ और नाम की शक्ति में वृद्धि होगी। ये इसने अपने में सुधार कर दिया। ठीक है, पहला उन्होंने कहा कि भाई इस व्यवस्था में दोनों गुटों में हितों को जगह देने की कोशिश जारी रहेगी। ठीक है, भीतर दोनों विश्वव्यापी संगठनों के भीतर तटस्थ कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त करने की प्रतिद्वंदिता भी जारी रहेगी। और आपका जो ये शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो यूएनओ है, नाम है, ऐसी जो संगठन है उनकी शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, वो मृत प्राय नहीं होंगे। दूसरा आपका है तनाव शैथिल्य व्यवस्था। ठीक है, तनाव शैथिल्य व्यवस्था या इसे देतान भी कहते हैं। इस काल में क्या होगा, दोनों महाशक्तियों के बीच में अनाक्रमण पर क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाक्रमण पर समझौता हो जाएगा और शीत युद्ध के तनाव में और अधिक कमी आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस व्यवस्था में शैथिल्य स्थापित हो जाएगा, देतान का समय आ जाएगा, कुछ सीमा तक दोनों महाशक्तियां परस्पर सहमत हो जाएंगी, व्यवस्था बन जाएगी। यद्यपि दोनों के बीच मतभेद जारी रहेंगे, लेकिन वो मतभेद किस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे, युद्ध की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। तीसरा अस्थायी गुट या ब्लॉक व्यवस्था। अस्थायी गुट या ब्लॉक व्यवस्था, इस व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों का तनाव बढ़ जाना प्रमुख रहेगा। तनाव तो बढ़ेगा। ठीक है, इस तनाव के कारण दोनों ही आशंकित रहेंगे। परमाणु हथियार नियंत्रण संबंधी किसी बात पर सहमति भी नहीं बन पाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोनों के बीच संघर्ष बढ़ते हैं और सार्वभौमिक कारक की भूमिका केवल दोनों शक्तियों की इच्छा तक ही मध्यस्थ तक सीमित होती है। ये है अस्थायी गुट या ब्लॉक व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, दोनों महाशक्तियों के मध्य वार्ता प्रारंभ होती है, जिससे शीत युद्ध के तनाव में कमी आती है। भाई तनाव तो बढ़ता रहता है, लेकिन दोनों के मतभेद भी जारी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी प्रकार की सहमति नहीं बढ़ पाती है, संघर्ष बढ़ते रहते हैं। फिर भी दोनों के बीच में मध्य में वार्ता प्रारंभ होती है। ये बनता है आपका अस्थायी गुट या ब्लॉक व्यवस्था। फोर्थ देखिए दोस्तों, अपूर्ण परमाणु प्रसार व्यवस्था या फिर अपर्याप्त परमाणु प्रसार व्यवस्था। इस प्रतिमान में कुछ राष्ट्र परमाणु हथियार जैसी निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त कर लेगा। ऐसी व्यवस्था जिसमें दोनों महाशक्तियों के अतिरिक्त 10 से 15 या इससे अधिक देश परमाणु राष्ट्र संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। यद्यपि छोटे परमाणु राष्ट्रों के संदर्भ में संधियां होना आश्चर्य बनता रहेगा, ये संभव है। तो अपूर्ण परमाणु प्रसार व्यवस्था में जो महाशक्तियां हैं उनके अलावा और भी देश हैं, वो परमाणु शक्ति संपन्न की श्रेणी में आते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ अपूर्ण परमाणु प्रसार व्यवस्था। थोड़ा सा टफ है टॉपिक, लेकिन इसे समझना भी जरूरी है। तो मार्टन कापलान ने अपने 6 प्रतिमान दिए। सुधार की जब उन्हें संभावना लगी तो उन्होंने अपने 4 प्रतिमान और दे दिए। 10 प्रतिमान के बारे में हम यहाँ पे देख चुके। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, चलते चलते बात कर लेते हैं थोड़ी सी आलोचना की कि कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 6 प्रतिमानों का निरूपण करते समय महत्वपूर्ण तत्वों की अवहेलना की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त कापलान ने मात्र राष्ट्रीय हित को ही एक कारण माना, हमने शुरू में आपको बताया था, परंतु इस दृष्टि से राष्ट्रीय हित को परिभाषित करना भी आवश्यक था, ये कापलान ने नहीं किया। ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, ये इसकी आलोचना हो गई। कापलान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं की चर्चा की गई। अब उसमें किस समय
कौन कार्यकर्ता कैसी भूमिका निभा रहा है, यह कहना उसको पहचानना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये भी उसकी क्या हो गई, आलोचना हो गई। तो कापलान ने इस उपागम की सफलता हेतु कठोर परिश्रम तो किया, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु उनका ये कैसा प्रयास है दोस्तों, सार्थक प्रयास है। कैसा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था उपागम था मार्टिन कापलान का, हमने इसमें 6 और 4 अलग प्रतिमानों की चर्चा की। हालांकि ये टॉपिक टफ था, थोड़ा बड़ा भी था, आपको समय भी लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो नोट, हमारी मेहनत, हमारा पसीना आपको लगता है कि सही दिशा में बह रहा है, सही दिशा में मेहनत हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके हर पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में शेयर भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि वो अच्छी सामग्री देखें, अच्छी सामग्री पढ़ें। धन्यवाद।